अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे और टॉपिक है हमारे पास बैक्टीरियोफेज। तो लेक्चर के पहले हिस्से में हम बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे और आगे इसका लाइफ साइकिल देखेंगे। तो फेजेस जो होती हैं आम तौर पर ये दो फॉर्म्स में होती हैं, या तो ये क्यूबिकल होती हैं स्ट्रक्चर के हवाले से, या फिर ये हेलिकल होती हैं। अब क्यूबिकल जो रेगुलर फेजेस होती हैं ये आइकोसाहीड्रल होती हैं, यानी कि इनके 20 फेसेस, इनकी जो 20 फेसेस हैं वो होते हैं। और हेलिकल फेजेस जो हैं वो रॉड शेप्ड होती हैं। आगे डायग्राम्स में आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ फेजेस जो हैं उनके अंदर हेड और टेल होता है। अब ये जो फेजेस हैं जिनके अंदर हेड और टेल होता है, इनके हेड्स जो हैं वो पॉलीहीड्रल होते हैं और टेल्स जो हैं वो रॉड शेप्ड होती हैं, यानी कि प्रीवियस जो दो फॉर्म्स हैं वो दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट कर रही हैं। यहाँ पर अगर आप देखें कि डिफरेंट जो वायरसेस हैं उनकी जो फॉर्म है, स्ट्रक्चरल फॉर्म, उसको दिखाया गया है। मसलन यहाँ पर देखें टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो हेलिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो रॉड शेप्ड होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखें पॉलीहीड्रल फॉर्म अगर आपको देखनी है तो ये एडिनो वायरसेस जो होते हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर होता है ये पॉलीहीड्रल होता है। स्फेरिकल जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है ये आमतौर पर स्फेरिकल इन शेप होता है। यहाँ पर इसकी डायग्राम क्लियर है। और जो कम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं उसकी जो बेहतरीन मिसाल है वो है बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, इनके अंदर आप देखें कि पॉलीहीड्रल और टेल फॉर्म जो है वो दोनों जो स्ट्रक्चर हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टी फेजेस। तो समटाइम ये स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं कि सर इस टी का मतलब क्या है, फेज के साथ टी लिखा हुआ उसका क्या मतलब है। तो इस टी से मुराद होता है टाइप। ठीक है, फेजेस की टाइप्स होती हैं T2 टाइप, T4 टाइप। ठीक है, तो ये उसको डिनोट करता है। तो फेजेस के बारे में सबसे जो बेहतरीन तौर पर फेजेस आम तौर पर जिन पे अच्छी रिसर्च हो चुकी है वो टी फेजेस ही हैं। ये टी फेजेस क्या करती हैं, ये आम तौर पर आपका जो बैक्टीरिया होता है ई कोलाई उसको ये इन्फेक्ट करती हैं। और T2 और T4 फेजेस जो हैं मेनली स्टडीज़ में इनको ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है और ज़्यादातर नॉलेज हमारा इन्हीं के बारे में है। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं, ऊपर से नीचे की जानिब चलेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके हेड की। तो इलोंगेटेड पिरामिडल हेक्सागोनल प्रिज्म शेप्ड इसका हेड होता है। यहाँ पर आपको इसका हेड जो है ये नज़र आ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद इस हेड के अंदर आप यहाँ देखें तो आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पर नज़र आ रहा है, यानी कि इसका जो डीएनए है ये इसके हेड में मौजूद होता है। इसके बाद आ जाता है जी टेल का स्ट्रक्चर। टेल का स्ट्रक्चर जो है वो हेड से निस्बतन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अब टेल की जो अंदर ट्यूब होती है, यानी कि यहाँ पर ये जो आपको येलोइश कलर में नज़र आ रहा है ये तो प्रोटीन शीट है जो इसने ट्यूब को कवर किया हुआ है। इसके अंदर ट्यूब मौजूद है। जिस तरह आप देख लें कि एक इंजेक्शन है, उसके इंजेक्शन की होलो कोर होती है, बिल्कुल उसी तरह इसके अंदर एक ट्यूब मौजूद है और ये जो कोर है ये प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। अब ये जो ट्यूब होती है ये एक प्रोटीन एक और तरह की प्रोटीन होती है जो आमतौर पर ये होस्ट से ही लेता है। ठीक है, उससे मिलकर ये बनी होती है। ये आमतौर पर लिपोप्रोटीन होती है। ठीक है जी, और इस टेल के एक साइड पर कॉलर अटैच्ड होता है। यहाँ पर ये देखें ये कॉलर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और दूसरी जानिब जो होता है वो यहाँ पर टेल अटैच्ड होती है, सॉरी एंड प्लेट अटैच होती है। ठीक है, बेस प्लेट जिसको भी कहते हैं। तो ये बेस प्लेट के नीचे होते हैं स्पाइक्स मौजूद और इसके साथ होते हैं 6 टेल फाइबर्स जो कि होस्ट के ऊपर जाकर अटैचमेंट में मदद देते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और बैक्टीरियोफेज का जो साइज़ होता है ये बहुत छोटा होता है। आमतौर पर हमने पढ़ा हुआ है कि जो वायरसेस हैं वो बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं, 1000 गुना तक छोटे हो सकते हैं। और यहाँ पर ये जो बैक्टीरियोफेज है इसका जो होस्ट है ई कोलाई, ये उस साइज़ में उसका 1000वां हिस्सा है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका लाइफ साइकिल कि ये जो बैक्टीरियोफेज है ये अपनी आबादी को कैसे बढ़ाता है। हमने बहुत पहले अर्ली क्लासेस में ये पढ़ लिया था कि वायरसेस जो हैं वो लिविंग भी नहीं है, वो नॉन लिविंग भी नहीं है। ठीक है, यानी कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के इन बिटवीन हम इसको कहते हैं कि ये इन्फेक्शियस एंटिटी है। इन्फेक्शियस एंटिटी
यानी कि ये लिविंग सिस्टम्स में जब दाखिल हो जाएंगे तो ये लिविंग हो जाएंगे, और लिविंग सिस्टम्स के जब ये बाहर चले जाएंगे तो ये नॉन लिविंग हो जाएंगे। इनके पास वो तमाम मशीनरी मौजूद नहीं है जो इनकी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए, इनकी तादाद को आगे बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड है। तो इनको किसी ऐसे जानदार, ऐसे होस्ट की तलाश होती है जिसके मशीनरी को ये इस्तेमाल करते हुए अपनी जो आबादी है वो बढ़ा सकें। आप देखें जो एड्स का वायरस है ये इंसान के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको इस्तेमाल करता है। इसी तरह आप देखें जो पोलियो का वायरस है वो भी इंसान के सेल्स को इस्तेमाल करता है, ठीक है। इसी तरह जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं ये इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को। अब ये जो बैक्टीरियोफेजेस हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ बैक्टीरिया पे पलते हैं या बैक्टीरिया के ऊपर रिलाई करते हैं। अब इनका जो लाइफ साइकिल होता है ये होता है दो तरह का। एक होता है लाइटिक साइकिल, जिसमें क्या होता है कि जिस सेल के ऊपर ये रिजाइड कर रहे होते हैं, रिलाई कर रहे होते हैं, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट होने पर उसको फ़ौरन डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरा होता है लाइसोजेनिक साइकिल। इसमें क्या होता है, इसको आप ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के ऊपर जब वायरसेस आके ये बैक्टीरियोफेजेस अटैच हो जाते हैं, अपना डीएनए इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, होस्ट की मशीनरी का कंट्रोल नहीं संभालते, उसको नॉर्मली काम करने देते हैं, लेकिन एंड इसका भी लाइटिक ही होना है। लेकिन ये है कि ये फ़ौरन नहीं करते, कुछ टाइम के बाद जब इनको ज़रूरत होती है तभी करते हैं। लेकिन लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि इन्फेक्शन के बाद इन्होंने इस लाइसिस सेल की करनी ही करनी होती है। तो लाइटिक साइकिल को पहले देख लेते हैं। इसकी कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज में क्या होता है कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया पर आकर अटैच होता है। दूसरे स्टेप में वो अपना डीएनए होस्ट के अंदर पेनिट्रेट करता है। तीसरे में जो उसका डीएनए होता है वो अपना होस्ट की मशीनरी का कंट्रोल संभाल कर और अपना जो ज़रूरियात है उनको पूरी करना शुरू कर देता है, यानी कि अपनी प्रोटीन्स और अपना डीएनए बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद जो अपना डीएनए और प्रोटीन उसने बना लिया है, फोर्थ स्टेप में वो उनको असेंबल करना शुरू कर देता है और एंड पर लाइसिस करके उस सेल का बेड़ा गर्क कर देता है और अपनी जो न्यू जनरेशन है उसको लेकर किसी और सेल की तलाश में निकल जाता है। तो इन सारे स्टेप्स को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास अटैचमेंट ऑफ वायरस टू द बैक्टीरिया। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देखें कि सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियोफेज है ये होस्ट पर आकर अटैच होता है। अब ये होस्ट पर ये बैक्टीरियोफेज ई कोलाई पर ही आकर क्यों अटैच हो रहा है, इसकी क्या वजह है? तो आपको एक बात हमेशा जहन में रखनी होगी कि जितने भी वायरसेस हैं जब ये किसी भी लिविंग सेल पर आकर अटैच होते हैं तो ये सेल पर कहीं भी अटैच नहीं हो जाते। सेल पर एक ख़ास जगह होती है, उसी जगह पर ये आकर अटैच होते हैं जिसको रिसेप्टर साइट कहते हैं। इसको समझने के लिए एक आसान सी मिसाल है कि आप देखें हेलीकॉप्टर कहीं भी लैंड नहीं करता, उसके लिए एक हेलीपैड बनाया गया होता है। आपने अक्सर देखा होगा हेलीकॉप्टर जहाँ लैंड करते हैं वहाँ एच बड़ा सा लिखा हुआ होता है, ऊपर से जो पायलट होता है उसको नज़र आ जाता है, वहीं पर जाकर वो लैंड करता है, ठीक है। तो इन द केस ऑफ वायरस यहाँ भी होस्ट की रिसेप्टर साइट होती है, वायरस आकर वहीं पर जाकर अटैच होता है। अगर हम एड्स के वायरस की बात करें तो ये भी सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट क्यों करता है? क्योंकि CD4 रिसेप्टर जो है वो ह्यूमन के जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो सिर्फ उनके अंदर होता है। अब मंकीज़ को एड्स का वायरस इन्फेक्ट नहीं करता, उसकी वजह क्या है? उनमें CD4 रिसेप्टर ही नहीं है। तो वो अगर आप एक मंकी को इन्फेक्टेड इंजेक्शन लगा दें वायरसेस का जिसमें एड्स का वायरस हो तो मंकी को फिर भी कुछ नहीं होगा, लेकिन इंसान को अगर हवा में भी वायरस हो तो वो इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है जी। ओके, इसके बाद क्या होता है कि आपका वायरस उस स्पेसिफिक साइट पर जाकर अटैच हो जाता है और उस साइट के साथ केमिकल यूनियंस बनाता है, ठीक है। और इस केमिकल यूनियन के रिजल्ट में उसकी अटैचमेंट में मदद मिलती है और होस्ट के ऊपर वो स्पेसिफिक जगह पर जाकर आसानी से अटैच हो जाता है। दूसरा स्टेप इसका होता है पेनिट्रेशन ऑफ द वायरल डीएनए। अब पहला स्टेप हो गया, अटैचमेंट हो गई। अब दूसरा स्टेप है जी पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन से क्या मुराद है? आपने अक्सर देखा होगा कि इंजेक्शन भी लगवाया होगा कि इंजेक्शन जब आपको लगता है तो इंजेक्शन के अंदर जो भी मेडिसिन है वो आपकी वेन के अंदर, आपके मसल के अंदर इंजेक्ट कैसे की जाती है। वो सिरिंज सी होती है, आपकी वेन या आपकी मसल जो भी है उसको बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो सारा जो मेडिसिन है या एंटीबायोटिक है या जो भी है उसको आपकी बॉडी के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर वायरस भी ऐसा ही करता है, वो अटैचमेंट करते ही यहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर अपना जो डीएनए है वो इंसर्ट कर देता है। अब ये पॉसिबल कैसे होता है? तो होस्ट आपकी जो वायरस की टेल होती है ना, इसके अंदर एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम।
तो लाइसोजाइम इस चीज़ को पॉसिबल बनाता है। लाइसोजाइम क्या करता है, होस्ट की ये जो सरफेस होती है, यहाँ पर जो सेल वाल होती है बैक्टीरिया की, उसको डैमेज करता है और उसको डैमेज करके अपने वायरस का जो दाखिला है उस होस्ट बॉडी के अंदर उसको आसान बनाता है। ठीक है, अब इस सारे प्रोसेस में जो टेल और शीथ है जो कोर के उसके ट्यूब के ऊपर मौजूद होती है, वो भी इसमें मदद करती है। अब होता क्या है कि फेज का खाली जो हेड है वो बाहर रह जाता है इकोलाई के केस में। कुछ एनिमल के केसेस में पूरे का पूरा वायरस अंदर चला जाता है, ठीक है, कुछ सेल्स के अंदर पूरे का पूरा वायरस चला जाता है। लेकिन इस केस में जो हेड है वो बाहर सम टाइम अटैच रह जाता है और जो है वो उसका डीएनए अंदर चला गया। अब हेड बार अटैच रहे या ना रहे, असली जो काम था वो हो चुका है। वो क्या था कि अपने डीएनए को होस्ट के अंदर दाखिल कर देना। थर्ड स्टेप होता है रेप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब होता क्या है कि जैसे ही वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर दाखिल होता है, वो होस्ट की सिंथेटिक मशीनरी यानी कि राइबोसोम्स वगैरह का कंट्रोल संभाल लेता है। अब उसका कंट्रोल संभालते ही बजाय सेल के नॉर्मल जो प्रोटीन्स हैं उनको बनाने के, वो वायरल प्रोटीन और वायरल जो राइबोसोम्स होते हैं, वायरल जो प्रोटीन्स और वायरल डीएनए जो है वो उसकी सेंसेस जो है वो शुरू कर देता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाता है जी, स्टेप नंबर 4। इसमें होती है जी असेंबली। यहाँ पर आप देखें कि इस स्टेप 3 के अंदर जो बायोसेंसिस थी वो मुकम्मल हो चुकी है, यानी कि हेड्स भी बन चुके हैं, टेल्स भी बन चुकी है और वायरल डीएनए भी बन चुका है। तो अब उनको जोड़ना, एक स्पेसिफिक फॉर्म में लाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर होती है जी असेंबली। तो इस स्टेप 4 के अंदर क्या होता है, हेड्स और टेल असेंबल होते हैं और डीएनए इनकॉर्पोरेशन होती है, यानी कि डीएनए जो सेल के अंदर आज़ादाना घूम रहा होता है उसको हेड के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है। और लाइसोजाइम भी इसी स्टेज पर सिंथेसाइज किया जाता है, जो कि आगे जाकर ये जो फेजेस जब जाएंगी, जब नेक्स्ट सेल्स को जाकर इन्फेक्ट करेंगी तो उनको लाइसोजाइम की ज़रूरत होगी, वो भी इसी स्टेप में बनाया जाता है। ओके, इसके बाद जो लास्ट स्टेप है जी लाइसिस। लाइसिस में क्या होता है, जैसे ही सेल को इन्फेक्शन होता है वायरस का, सिर्फ 25 मिनट के अंदर 200 नई फेजेस जो हैं ये तैयार हो जाती हैं, सिर्फ 25 मिनट के अंदर। और जाहिर है जब ये 25 फेजेस तैयार हो जाएंगी सेल के अंदर और ये सेल के ऊपर अब प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, अब इनका काम मुकम्मल हो चुका है, इनको अब बाहर का रास्ता चाहिए। तो ये क्या करेंगी, सेल को लाइसिस पर मजबूर करेंगी, सेल को तोड़ फोड़ देंगे और ख़ुद आज़ाद होकर ये बाहर निकल जाएंगे। ये सेल को बिल्कुल डैमेज कर देंगे, सेल आपका डेड हो जाएगा। इसी वजह से इन फेजेस को, जो कि इस तरह का लाइफ साइकिल रखती हैं या इस तरह का लाइसिस करती हैं, उनको विरुलेंट या जानलेवा फेजेस का नाम दिया जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा लाइफ साइकिल की टाइप है जी, वो है लाइसोजेनिक। अब लाइसोजेनिक जो है वो लाइटिक से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो जब बैक्टीरिया को इन्फेक्शन होता है किसी वायरस का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो वो लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर चला जाए या लाइटिक साइकिल के अंदर चला जाए। अब ये सेल के अंदर जो है, आप यहाँ पर देखें, ये बैक्टीरिया वायरल डीएनए है वो दाखिल हो चुका है। अब इस सेल के पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये लाइटिक साइकिल में चला जाए इस तरफ, या लाइसोजेनिक में चला जाए। लाइटिक हमने पढ़ लिया, अब लाइसोजेनिक की तरफ चलते हैं। तो होता क्या है, बजाय ये सेल होस्ट की मशीनरी का कंट्रोल संभालने के, ये क्या करता है, उसके डीएनए का हिस्सा बन जाता है। यहाँ पर देखें, ये इसके डीएनए का हिस्सा बन चुका है। यहाँ पर वायरल और बैक्टीरियल डीएनए आपस में मिल चुका है, यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, ठीक है, और इसको आप प्रोफेज का नाम देते हैं। अब होता क्या है कि ये प्रोफेज नॉर्मली रिप्रोड्यूस करेगी। यहाँ पर देखें, नॉर्मली रिप्रोडक्शन हो रही है, यहाँ पर दो सेल्स बन गए हैं, ये एक है, ये दूसरा है, और इसी तरह ये सेल आगे चलता जाएगा। कब तक? जब तक इंडक्शन नहीं होगी। इंडक्शन क्या है? इंडक्शन है ये साइन, इंडक्शन है ये इशारा कि अब आपको लाइसिस करनी है, यानी कि अब हमें मज़ीद आबादी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो होता क्या है कि इस स्टेज पर आने के बाद यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कि अभी तक तो ये इसके डीएनए का हिस्सा था, वायरल डीएनए, लेकिन यहाँ पर देखें दोबारा वायरल डीएनए अलग हो गया और
वो किस साइकिल में चला गया, वो लाइटिक साइकिल में चला गया। यहाँ पर आकर दोबारा उसने क्या किया, होस्ट की मशीनरी का कंट्रोल संभाला और जनाब सारा अपने जो पार्ट्स से उसको सिंथेसाइज किया लाइटिक साइकिल जिस तरह मैंने पीछे पढ़ा है, और दोबारा वही काम किया जो कि लाइटिक साइकिल के अंदर हुआ था। ठीक है जी। अब इसको हम टेम्परेट या ए विरुलेंट फेज कहते हैं, यानी कि ये लाइसिस नहीं करता आम तौर पर। ठीक है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि इस इन्फेक्शन में लाइसिस होनी ही होनी है, लेकिन लाइटिक साइकिल में तो कन्फर्म है कि लाइसिस ही एंड है। ठीक है, और ए विरुलेंट फेज इसलिए कहा जाता है कि ये सेल को फ़ौरन नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन एंड पर जाकर अगर लाइटिक साइकिल में ये कन्वर्ट हुआ तो नुकसान पहुंचाएगा। वैसे नॉर्मली ये चलता रहा तो ये लाइफ साइकिल इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।